चलिए ना, कल हम लोगों ने लास्ट में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल सीसॉ ज्योमेट्री जो थी उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। उसके आगे केसेस के ऊपर बात करते, केस नंबर 8 तक हो गया था शायद, है ना? 8। चले ना, यहाँ पर अब उसके आगे के केसेस के ऊपर डिस्कशन करें बेटा। सबसे पहले हमने 1 लोन पेयर वाला केस डिस्कस किया था कल। अब आज हम लोग 2 लोन पेयर और उसके अलावा 3 लोन पेयर वाले केसेस पे डिस्कशन करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे। सपोज आपको एग्जाम में मॉलिक्यूल दिया गया बेटा ClF3 या फिर मॉलिक्यूल दिया गया बेटा BrF3 या मॉलिक्यूल दिया गया बेटा IF3 टाइप का, ठीक है? ये मॉलिक्यूल दिया गया, या फिर एग्जाम में आपको मॉलिक्यूल दिया गया XgF2 टाइप का। तो ये कुछ केसेस आपके सामने लिखे हुए, और आपको बोला गया इनका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वोमेट्री जो भी है वो चेक करना है आपको। तो सबसे पहले ClF3 की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ये सब हेलोजन है, और हेलोजन का हेलोजन से बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा? इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। 7 + 3 10, 10 का हाफ किया 5। तो इसका मतलब है यहाँ पर H का वैल्यू कितना आने वाला बेटा? 5, ठीक है ना? ये केस नंबर अपना 9 चल रहा है, H का वैल्यू आ गया 5। जब भी H का वैल्यू 5 आएगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp3d। और sp3d की आइडियल जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना? sp3d की जो आइडियल ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायग्राम ऑलरेडी कल हम इसका बना चुके हैं पहले ही। अच्छा, इसके अलावा अगर XgF2 की बात करी जाए तो जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 + 2 मोनोवैलेंट एटम, तो 8 + 2 10, 10 का हाफ किया 5। तो H का वैल्यू यहां भी आता है 5, केस नंबर 10 चल रहा है ये। तो 5 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? अगेन sp3d। और ज्योमेट्री जो होगी, आइडियल ज्योमेट्री जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 5। साइड एटम यहां पर कितने आ रहे हैं? 3। यहां पर कितने आ रहे हैं? 2। तो यहां पर साइड एटम 3 है तो बची हुई 2 पोजीशन पे लोन पेयर आएंगे, और यहां पर साइड एटम 2 है तो बची हुई 3 पोजीशन पे लोन पेयर आएंगे। अब जरा इस केस को अगर हम टाइप के हिसाब से रिप्रेजेंट करें तो ये AB3L2 टाइप का केस बनेगा, और ये AB2L3 टाइप का केस बनेगा, ठीक है? अब इसमें सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम जो है, यहां पर सपोज हम ClF3 की बात कर रहे हैं तो बेटा क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 5 पोजीशन तैयार करनी है, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में तैयार करनी है, जिसमें से ये ट्राइंगल प्लेन पर बनेगा। जेनॉन ने भी ऐसा एक ट्राइंगल बनाया प्लेन पर, और 2 पोजीशन कैसी होगी? प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर, प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। उसको भी थोड़ी देर के बाद हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें 2 लोन पेयर आ रहे हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि लोन पेयर को कहां रखा जाए। तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि जहां पर भी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन होती है, लोन पेयर ऐसा नहीं कि कहीं भी रख सकते हो, चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर को कहां रखना है। अब लोन पेयर को कहां रखना है इसको अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। कल आपको बताया था डोमिनेंट रिपल्शंस आपको देखने होते हैं, वो डोमिनेंट रिपल्शंस कैसे देखने होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर वापस से समझते हैं ना। 1-2 केसेस में मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अब देखिए, ये 3 पोजीशन जो है, ये कौन सी पोजीशन है बेटा? इक्वेटोरियल। और इससे बाहर की तरफ जो पोजीशन आएगी कौन सी होगी? एक्सियल। और इससे बाहर की तरफ जो पोजीशन होगी एक्सियल, ठीक है? अब आपके पास इस बार कितने लोन पेयर है? 2। अब मुझे बताओ, लोन पेयर अगर 2 है तो कहां कहां रख सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? दोनों लोन पेयर एक्सियल एक्सियल पे रख दो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे रख दो, एक ये पॉसिबिलिटी, और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पे रख दो। ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब चलिए चेक करते हैं। अगर मान लो मैंने लोन पेयर को एक्सियल और एक्सियल पे रखा तो डोमिनेंट रिपल्शन काउंट करने, मुझे बताइए अगर ये लोन पेयर है मान लीजिए, तो इससे ये और इससे ये 90 डिग्री पे है या नहीं बेटा? है। तो कितने डोमिनेंट रिपल्शन लगे? 3। और ऐसे 3 ये भी लगाएगा, 1 2 3। तो यहां पर अगर लोन पेयर को मैंने एक्सियल और एक्सियल पे रखा तो टोटल डोमिनेंट रिपल्शन कितने लगेंगे? 6, है ना? 3 + 3, याद रखिएगा। इसके बाद लोन पेयर को मान लो मैंने इस ग्रीन पे और इस ब्लू पे रखा, ठीक है? मतलब दोनों इक्वेटोरियल पे रखा। तो मुझे बताइए ये रिपल्शन कितने का इससे? 90। ये रिपल्शन कितने का इससे? 90। 2 लगे इससे, इस लोन पेयर से। ये 90 का नहीं है, ये मोर देन 90 का, 120 का ये।
इससे ये वाला 90, इससे ये वाला 90, और इससे ये और ये मोर देन 90 है ना। तो मतलब यहां रखने पर 90 के 2 और यहां रखने पर भी 90 के 2। तो जब आपने इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे रखा तो 90 या लेस देन 90 के 4 रिपल्शन लगे, और जब आपने एक्सियल और एक्सियल पे रखा था तो 90 और लेस देन 90 के 6 रिपल्शन लगे। अगर आप एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पे रखते हो तो 5 लगेंगे, दोनों के बीच का क्वांटिटी आता है। ध्यान सुनना, इक्वेटोरियल पे रखने पर 90 डिग्री या लेस देन 90 के 2 रिपल्शन लगते हैं, एक्सियल पे रखने पे 3 लगते हैं। अगर आप दोनों को इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे रखोगे तो 2 + 2 दैट विल बी 4 रिपल्शंस। अगर आप दोनों को एक्सियल एक्सियल पे रखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 + 3 दैट इज 6 रिपल्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। और अगर एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल पे रखोगे तो एक का 2 एक का 3, टोटल कितने रिपल्शन लगेंगे? 5। तीनों में से सबसे कम डोमिनेंट रिपल्शन कहां पर लग रहे हैं बेटा? यहां पर। और ये जो पोजीशन है ये कौन सी है बेटा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और इसीलिए जो दो लोन पेयर आएंगे वो भी कहां पर आएंगे? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे। अब जैसे ही ये बात बोली मैंने कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे आएंगे, तो कुछ बेवकूफों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये यहां पर रख देते और यहां पर रख देते तो इनका एंगल जो है वो तो 180 होता, तो इसका रिपल्शन और इसका रिपल्शन क्या हो जाता? कैंसल। बेटा पहली बात आपको क्वांटिटी देखनी है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कितने हैं। इसका और इसका रिपल्शन मैटर नहीं करता। इसका और इसका रिपल्शन मैटर कब करेगा? जब नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन क्या हो जाएंगे? बराबर। जैसे मान लो यहां पर रखने पर भी 4 आते और यहां पर रखने पर भी 4 आते, तब आप देखते हैं कि दोनों के एंगल कितने हैं। पर पहले हमेशा क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। जहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कम है वहीं पर लोन पेयर को रखा जाएगा। तो अभी यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पहली बात हमने क्या समझी कि लोन पेयर आपको कहां पर रखने हैं बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। दो लोन पेयर है, दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन देना है। अब मान लो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है हमारे पास, 1 2 3। मान लो ये लोन पेयर को अपन ने एक यहां रख दिया और एक लोन पेयर को अपन ने यहां रख दिया, ठीक है। यहां पर ClF3 में एक फ्लोरीन आएगा। बेटा यहां से जो लाइन निकल रही थी वो सीधी सीधी होनी थी, लेकिन क्या ये लोन पेयर उस लाइन को आगे धक्का देगा कि नहीं देगा? बेटा देगा। तो वो जो अब यहां पर लाइन बनने वाली है वो लाइन थोड़ी सी बेंट बनेगी इस तरह से, और यहां पर आएगा फ्लोरीन और यहां पर भी आएगा फ्लोरीन। मुझे बताइए अगर ये लाइन सीधी होती है तो एंगल 180 का होता कि नहीं होता? बेटा होता। एक्सियल एक्सियल का एंगल कितने का होता? 180 का। पर ये लाइन अभी सीधी है या बेंट हो गई? बेटा बेंट हो गई। तो ये एंगल 180 या लेस देन 180? तो हम यहां बोल सकते हैं कि एक्सियल एक्सियल का एंगल जो है वो आपको लेस देन 180 डिग्री का मिलेगा। अच्छा ये लाइन जो है ये एक्चुअल में तो ऐसी है, तो अगर ये ऐसा होता तो बताइए इस फ्लोरीन से इसका एंगल कितने का होता? 90। पर लोन पे ने जो धक्का दिया तो ये बेंट, ऐसा बेंट नहीं हुआ, ये ऐसा बेंट हुआ है। ऐसा बेंट हुआ तो बताइए ये एंगल अब 90 हो गया या लेस देन 90 हो गया? लेस देन 90। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितना हो गया बेटा? लेस देन 90। कल भी यही देखा था, लेस देन के हो जाते हैं एंगल, वही बात है। अच्छा बताइए इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल कितने का? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल है ही नहीं, है ही नहीं। ये दोनों इक्वेटोरियल निकाल नहीं सकते, ये इक्वेटोरियल निकाल नहीं सकते, ये इक्वेटोरियल निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए और कोई एंगल यहां पर नहीं लिखेंगे अपन। इसके बाद बताइए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा टी शेप। क्या कहा जाता है? टी शेप। टी शेप भी बोल सकते हो और बेंट टी शेप भी बोल सकते हो। टी एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंट टी है, तो आप टी शेप भी बोल सकते हो, बेंट टी शेप भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा जरा 2 मिनट, है ना। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है 3D में इमेजिन करते हैं एक बार। ये आपके 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये एक एक्सियल पोजीशन है और ये एक एक्सियल पोजीशन है। मान लीजिए ये 2 लोन पेयर लगा दिया आपने, ये और ये, ठीक है। ये दोनों लोन पेयर इसको धक्का देंगे, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। फिजिक्स लगाइए थोड़ी सी, इन दोनों का रिजल्टेंट का आएगा बीच में, और ये बीच में आएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, तो ये आगे जाएगा और ये भी ऐसे आगे जाएगा। अब ये ब्लू वाले मार्कर को भूल जाइए और ग्रीन वाले मार्कर को भूल जाइए थोड़ी देर के। ये ब्लू हटा लो, ये ग्रीन हटा लो, इन दोनों को साइड में कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ब्लू और ग्रीन हटाने के बाद का जो सिचुएशन बनता है ये उसको देखते हैं। ये डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ऐसा यहां ब्लू और यहां ग्रीन था, उन्होंने ऐसे रिपेल करा। ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है ऐसा स्ट्रक्चर बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे रख दे तो टी जैसा दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? टी शेप या बेंट टी शेप भी बोल देते हैं। और ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा? प्लेनर। टी कॉपी पे लिखते हैं ABCDFG तो अगर टी लिखा है मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? प्लेनर। और अगर ये प्लेनर है तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे बेटा? सारे एटम प्लेन पे तो होंगे।
तो यहां पर पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा बनेगा बेटा, प्लेनर। और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं, तो आंसर विल बी 4। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 0। वैसे तो sp3d में 90 डिग्री के एंगल होते हैं 6 आइडियल, लेकिन यहां पर 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है। पूछे आपसे कि ClF3 में 180 डिग्री के कितने एंगल है, 0, क्योंकि वो एंगल लेस देन 180 का हो चुका है। पूछेगा यहाँ पर 120 डिग्री का कितना एंगल है, 0। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखकर एंगल नहीं लिखना है, ज्योमेट्री को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंडीशन टी शेप का। अगले केस पे चलते हैं, XeF2। सेंट्रल एटम जेनोन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के 5 पोजीशन तैयार करे, उन 5 में से 2 तो क्या आ रहे हैं बेटा, साइड एटम, और 3 क्या आ रहे हैं बेटा, लोन पेयर। लोन पेयर जो आएगा कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल पे ही आएगा। कल भी एक लोन पेयर आया था तो भी इक्वेटोरियल पे आया, अभी 2 का केस मैंने आपको सॉल्व करके बताया इक्वेटोरियल, 3 पे भी इक्वेटोरियल पे आएगा। आप चेक करिएगा, नंबर ऑफ 90 डिग्री रिपल्शन से आपको समझ में आएगा। तो यहां भी लोन पेयर आएगा, यहां भी लोन पेयर आएगा, और यहां भी लोन पेयर आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये तीनों लोन पेयर जो है, क्या ये तीनों लोन पेयर अगर आप फिजिक्स लगाइए, इसका जो भी रिपल्शन होगा, क्या ये 120 120 120 पे है या नहीं है बेटा, है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, ये तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इससे जो साइड एटम बाहर आने वाला है और इससे जो साइड एटम अंदर जाने वाला है, बोर्ड पे तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे कि साइड एटम यहीं पर है, लेकिन ये एक्चुअल में बोर्ड से बाहर की तरफ है और एक्चुअल में बोर्ड से अंदर की तरफ है। अब इस पे तीनों का नेट रिपल्शन कितना होगा, 0। तो इसका मतलब है ये ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, सब कुछ आपस में कैंसिल होकर घूम फिर के वो जहां था वहीं का वहीं आ जाएगा। और इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी बेटा, मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा, लीनियर। क्या बोला जाएगा, लीनियर। जरा इसको 3D में इमेजिन कर लेते हैं एक बार, फिर इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है आपके पास, और वो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन आपको कुछ इस तरह से दिख रही है, और इन तीनों पे अपन ने क्या लगा दिया है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। यहां पर एक जेनॉन सेंटर में बैठा हुआ है, ये ऊपर फ्लोरीन और नीचे फ्लोरीन है। अब मैं जरा ऊपर वाले से समझाता हूं आपको, बेटा ये जो है ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, तो ये लोन पेयर इसको धक्का देगा तो ये ऐसे जाएगा। ये लोन पेयर जो इधर वाला है रेड, ये इसको धक्का देगा तो ये इधर जाएगा, और ये इसको धक्का देगा तो इधर आएगा। तीनों के धक्के के बाद ये घूम फिर के जहां था वहीं आ जाएगा। वैसे ये भी घूम फिर के जहां था वहीं आ जाएगा। अब तीनों लोन पेयर भूल जाओ, तीनों कलर्ड मार्कर हटा लो एक एक करके। ब्लैक वाले को देखो, क्या ब्लैक वाला एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, और इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटा, 180 डिग्री का। और ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर, क्योंकि सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लैक को रिप्रेजेंट करना है यहां पर। तो बेटा ये स्ट्रक्चर लीनियर है, और लीनियर है। मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी, 3 एटम अगर आते हैं, 2 या 3 एटम वाला कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमेशा प्लेनर ही होगा। और अगर प्लेनर है ना, तो प्लेनर में या तो लीनियर बनेगा या बेंट बनेगा। अब सोचिए, अगर 3 एटम है कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो दुनिया का, अगर 3 एटम है, कितना एटम है, 3, तो 3 में से एक क्या होगा बेटा, सेंट्रल एटम, और 2 क्या होंगे, साइड एटम। तो 3 एटम कभी भी है ना, तो वो स्ट्रक्चर हमेशा पहली बात प्लेनर होगा। 1 2 3 प्लेनर है, और ये भी देखो 1 2 3 प्लेनर। 3 एटम हमेशा प्लेन पे आएंगे, चाहे आप इधर लगा लो तो ये वाला प्लेन आ जाएगा, इधर लगा लो वो वाला प्लेन है, प्लेनर ही होगा। 3 एटम जब भी आएंगे प्लेनर होगा। हाँ, स्ट्रक्चर 2 हो सकते हैं, या तो 3 एटम लीनियरली जुड़े होंगे या बेंट जुड़े होंगे, खत्म बात। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो 3 एटम वाला कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, समझ जाना वो प्लेनर होगा। अब प्लेनर में लीनियर या बेंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ये लीनियर है, और कई बार वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप भी आ जाता है 3 वाले केसेस में। अच्छा, यहां पर पूछेगा आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, आंसर विल बी 3। तीनों एटम है प्लेन पर होंगे। बॉन्ड एंगल यहां पर कितने का दिख रहा है बेटा, 180 डिग्री का, और एक ही एंगल है 180 का, बाकी तो कोई एंगल यहां पर है ही नहीं। नोट डाउन करिए, इसे आगे बढ़ते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे। दिमाग में फिट कर लीजिए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जहां पर इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस होती है, लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा।
चले बेटा ना, अब ये दोनों केसेस को लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस क्या बनता है आइए देखते हैं। यहां पर अभी तक हम लोगों ने sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझा बेटा। अब हमें समझना है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर तीन केसेस के ऊपर बात होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो तीन केसेस क्या क्या है उनको वन बाय वन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर। केस नंबर वुड बी केस नंबर 11, केस नंबर 12 एंड केस नंबर 13। सबसे पहले मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल दिया गया और वो मॉलिक्यूल कौन है बेटा SF6 एटसेट्रा, या फिर आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया बेटा IF5, या फिर मॉलिक्यूल दिया गया बेटा BRF5, या फिर मॉलिक्यूल दिया गया बेटा CLF5 एटसेट्रा, और या फिर मॉलिक्यूल दिया गया आपको XZF4, या फिर मॉलिक्यूल दिया गया बेटा ICL4 माइनस एटसेट्रा। ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आपके सामने लिखे और इन सबके लिए वही हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री वोमेट्री जो भी है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले SF6 से स्टार्ट करेंगे। SF6 हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। SF6 आइडियल कंडीशन था। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6, और साइड एटम भी मोनोवेलेंट है 6 + 6 12, 12 का हाफ किया 6, तो H का वैल्यू कितना आ गया 6। H का वैल्यू 6 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा sp3d2, और sp3d2 है तो आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री बन के आती है उसे बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिड। तो मैं ऑक्टाहेड्रल लिख दे रहा हूं। और ये डायग्राम कैसा दिखता है, सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी है बेटा 6, 6 में से 4 पोजीशन तो स्क्वायर के फॉर्म में इसी प्लेन पे होगा, और 2 पोजीशन कैसा होगा प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। तो बेटा यहां पर जो प्लेन से बाहर और अंदर की पोजीशन है उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर साइड एटम भी और बाकी 4 जगहों पर भी आपको साइड एटम बी देखने को मिल जाएगा। दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेस आपका प्लेन जो बनेगा वो स्क्वायर का बनेगा, एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो स्क्वायर के बेस पे एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाय पिरामिडल। यहां पर क्योंकि अभी 6 पोजीशन तैयार हुई है सेंट्रल एटम ने और 6 ही साइड एटम आ रहे हैं, इसलिए 6 की 6 पोजीशन साइड एटम ऑक्यूपाई कर लेंगे। लोन पेयर कितना आ जाएगा बेटा 0, मतलब इसका जो टाइप है वो AB6L0 है। और क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बेटा वही क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी। अच्छा आइडियली इसके अंदर एंगल कितने कितने के मिलते हैं बेटा 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री के हमने पढ़े थे 12 एंगल्स होते हैं और 180 डिग्री के 3 एंगल्स होते हैं। स्ट्रक्चर बताइए प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, बताइए कितने होंगे 5। कौन कौन से, कलर से बता दो, येलो वाले सारे है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन 5। ये इसके आंसर्स है जो हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन इसको वापस से 3D में नहीं समझ रहे, बाकी के केसेस को समझते हैं। अगला केस देखिए, सपोज आपको IF5 बोला गया। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 7, 5 मोनोवैलेंट साइड एटम है तो 7 + 5 कितना हो गया बेटा 12, 12 का हाफ किया तो कितना आ जाएगा बेटा 6, और 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा sp3d2। और sp3d2 की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है वो अगेन क्या हो जाएगी बेटा ऑक्टाहेड्रल। अब पोजीशन कितनी तैयार हुई 6, साइड एटम कितना है बेटा 5, तो 5 साइड एटम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और एक जगह पर कौन आ जाएगा लोन पेयर। अब मुझे बताइए ये जो एक लोन पेयर आया है इसको क्या कहीं भी रख दे या चेक करना पड़ेगा, कहीं भी रख दे चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्यों चेक करना पड़ेगा, इसमें तो कहीं भी रख दो, ये तो स्ट्रक्चर ही आइडेंटिकल है। याद करिए स्क्वायर बाय पिरामिडल, मैंने बोलता इसमें ना कोई इक्वेटोरियल होता है ना कोई एक्सियल होता है, सारी पोजीशन क्या होती है सेम। ये ऐसा था स्क्वायर बाय पिरामिडल। आपको लोन पर जहां मर्जी वहां रख दो, मैं यहां रखता हूं, ठीक है, तो वही समझ में आएगा। और यहां रख दो, आप बोलो सर यहां रख दो लोन पे, लो यहां रख दो तो आएगा वहीं पे। आप बोले सर यहां रख दो, लो यही रख दिया। इसमें लोन पेयर एक लोन पेयर है ना, आपकी जहां मर्जी है वहां रख दो, क्योंकि सारे एंगल आपस में 90 90 90 90 के। सर 180 भी तो लिखा, 180 तो दूर वाले एंगल है, एडजेसेंट एंगल सारे 90 के हैं, मतलब सारी पोजीशन क्या है बेटा सेम। और इसीलिए जब एक लोन पेयर आ रहा है तो आपको जहां मर्जी आए वहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो चेक भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इस पे बात करते हैं।
सेंट्रल एटम आयोडीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के लिए पोजीशन तैयार करी 6, 1 2 3 4 5 और 6। सर कलर चेंज कर देते हैं एक बार। पोजीशन तैयार करी 6। अब इन 6 पोजीशन में से ध्यान से देखिएगा, इन 6 पोजीशन में से 5 पोजीशन पे कौन आएगा बेटा, साइड एटम, और एक पे कौन आएगा, लोन पेयर। लोन पेयर कहां लगाना है, जहां मर्जी आए वहां लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। मैं लोन पेयर को यहां पर लगा देता हूं क्योंकि समझाने के लिए मुझे यहां पर आसानी रहेगी, ठीक है। अब बाकी 5 जगहों पर कौन आ जाएगा बेटा, साइड एटम, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ये अपन ने 5 साइड एटम लगा दिए। अब जरा स्ट्रक्चर को 3D में इमेजिन करिएगा। मुझे बताइए पहले वाले स्ट्रक्चर का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या था बेटा, ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसका दूसरा नाम क्या था बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्यों उसका नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल था? बेस कैसा बन रहा था स्क्वायर का, स्क्वायर से ऊपर एक पिरामिड और स्क्वायर से नीचे एक पिरामिड। यहां पर बताइए स्क्वायर का बेस है कि नहीं है, ऊपर तो पिरामिड बन जाएगा क्योंकि एटम है, नीचे तो हवा है, नीचे पिरामिड नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है इसका नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिड बनेगा बेटा यहां पर, तो इसका नाम आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम आएगा स्क्वायर पिरामिडल, पहली बात। दूसरी बात समझते हैं, एंगल वेंगल के बारे में बात करते हैं, पर उसको मैं 3D में आपको समझाता हूं तो ज्यादा बेटर व्यू आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपके पास 6 पोजीशन थी, उन 6 पोजीशन में से ये अपन ने 4 पोजीशन का स्क्वायर बना दिया, एक पोजीशन कहीं इससे ऊपर और एक पोजीशन इससे नीचे। नीचे आपने क्या लगा दिया, लोन पेयर। अब मुझे बताओ ये जो लोन पेयर नीचे लगा हुआ, ये लोन पेयर अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन करेगा बेटा, रिपल्शन। और जब ये लोन पेयर रिपल्शन करेगा, जब ये लोन पेयर रिपल्शन करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लोन पेयर जो है ये धक्का देगा। अभी मुझे बताओ यहां तो हवा थी, तो अभी आपको स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर के ऊपर कितना पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है, एक तो नाम अपन ने बोल दिया स्क्वायर पिरामिडल। ये लोन पेयर जब धक्का देगा तो धक्का कैसे देता वो समझना। ये लोन पेयर जब धक्का देगा तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। ये भी कैसे जाएगा, ऊपर। ये कैसे जाएगा, ऊपर। ये भी कैसे जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन गया। और जब ये ऊपर चले गए, अब मुझे बताओ आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर पहली बात तो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। इतनी बात तो समझ में आ रही है, तो लेवल ही अलग चल रहा है इसका। तो ये स्ट्रक्चर पहली बात तो क्या बन जाएगा आपका, नॉन प्लेनर। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये नॉन प्लेनर तो है, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि इसमें एंगल वेंगल कितने के होने वाले हैं, ठीक है, इस तरह की बात करें तो मुझे बताओ अगर ये स्ट्रेट होते हैं, ऐसे स्ट्रेट होते हैं, तो मुझे बताओ ये एंगल कितने का होता, ये भी 90 90 90, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, लेस देन 90। अच्छा अगर इसमें 180 भी है, ये ग्रीन और ये रेड आमने सामने 180, पर ये थोड़ा सा ऐसा गया, थोड़ा सा ऐसा गया, तो क्या एंगल लेस देन 180, हाँ या ना, हाँ। तो यहां पर जो एंगल मिल रहे हैं वो हो जाएंगे लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये अपन ने अगला पॉइंट समझा। अगला पॉइंट मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना, अभी आपने जो 90 वाला एंगल देखा था वो कौन सा देखा था, ये वाला लेस देन 90 हुआ, पर क्या इसके अंदर भी 90 डिग्री के एंगल थे कि नहीं थे? ये एंगल कितने के होंगे, ये भी तो 90 थे, ये वाला भी 90 था, ये वाला भी 90 था, ये ऊपर गया तो लेस देन 90 हुआ, ये भी ऊपर आया। अब ये वाले एंगल कितने के, ये 90 के, लेस देन 90 के, ये कितने के, लेस देन 90, ये भी लेस देन 90 है। ये अगर ऐसे सीधे होते तो 90 होता, सीधे होते तो 90 होता। अब मुझे बताओ जब इसको लोन पे नीचे से धक्का दे रहा है तो ये ओपन हो रहा है कि क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है। क्लोज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या एंगल जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो 90 से टेंडिंग टुवर्ड जीरो जा रहा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़ा सा भी रिपल्शन लगा होगा ना तो ये एंगल सीधा होता तो 90, थोड़ा सा भी ऊपर गया है तो ये एंगल क्लोज हो रहे बेटा, जीरो की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए वहां पर भी एंगल क्या आएगा बेटा, लेस देन 90। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अब इसमें पूछा जाएगा आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन,
आंसर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 ही एटम है इसके अंदर, 6 से ज्यादा तो नहीं होगा। भैया ये पहले सीधे थे सारे, लोन पेयर ने धक्का दिया तो लोन पेयर ने इसको जितना धक्का दिया होगा उतना ही इसको, उतना ही इसको, उतना ही इसको, तो ये सारे का जो लेवल राइज होगा वो बराबर ही लेवल राइज होगा। सेंट्रल एटम का है, नीचे है। ऐसा मत गिनना कि लोन पे रिपल्सन लगाएगा तो रिपल्सन लगाने से ऐसे जाता है, ऐसे नहीं जाएगा। क्या आप बोलोगे लोन पे ने रिपल्सन लगाया तो ये यूं जा रहा है, अभी यूं चला गया तो फिर मतलब क्या निकला रिपल्सन का। सेंट्रल एटम वही रहेगा, लोन पेयर जो रिपल्शन लगाता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे लगाता है, तो ये क्लाउड ऐसे ऊपर जाता है, क्लाउड उधर जाता है, सेंट्रल तो वही रहता है, साइड एटम उठता है ऐसे। और इसीलिए आपको यहाँ पर कितने लेवल बनेंगे, 3 लेवल बनेंगे। कितने लेवल, 3। सेंट्रल एटम बहुत नीचे लेवल पे, ये चारों उससे थोड़े ऊपर लेवल पे, और ये अलग ही लेवल पे। इसका मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन आपको कितने देखने को मिलेंगे, 4। तो यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे बेटा, 4। ठीक है, अगले केस के ऊपर आते हैं। अगला जो केस आपको देखने को मिल रहा है दैट इज XeF4। देखो XeF4 की बात करें या ICl4 माइनस की बात करें, तो मैं ICl4 माइनस से समझा रहा हूं, पहले XeF4 पे आएंगे, फिर चार्ज वाला केस है समझ लेते हैं। बेटा ICl4 माइनस, मुझे बताइए हाफ B प्लस है माइनस C प्लस से लगाते तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 का हाफ किया 6, साइड एटम आए 4। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर पोजीशन तैयार होने वाली है 6, साइड एटम आएंगे 4, 2 क्या आएंगे बेटा, लोन पेयर। इसका टाइप क्या बनेगा, AB5L1, और इसका जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, AB4L2। अच्छा, अभी यहां पर चार्ज से सॉल्व करते हैं इसको, है ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर मान के। चार्ज आ रहा है, चार्ज किस पे मानेंगे, सेंट्रल पे या साइड पे, सेंट्रल पे। ऑक्सी एनायन होता तो किस पे मानते, साइड पे, वो भी ऑक्सीजन होता और उस पे भी -1 लाते, -2 नहीं ला सकते थे। मुझे बताओ आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस इसी पे आया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। और क्लोरीन कितने आ रहे, 4, तो 1 2 3 और 4 क्लोरीन आ गए। क्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा, तो सिग्मा कितने हो गए, 4, और 2 क्या आ गए, लोन पेयर। तो 4+2 का केस बन रहा है ये, जो कि हमने यहां लिखा है 4+2 का केस बन रहा है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, जब भी H का वैल्यू 6 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3d2। sp3d2 में कौन से 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, dz² और dx² y² वाला, है ना, माइनस जिसको आप बोलते हो वो डैश है, मैं फिर से बोल दूंगा, तो वो dx² y² कहलाएगा, मतलब जो एक्सेस वाले होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, sp3d2 की आइडियल ज्योमेट्री क्या रहेगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जेनॉन जो है उसके आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी उसने, 6 पोजीशन तैयार करी है, क्योंकि H का वैल्यू 6 आया, और वो 6 पोजीशन कुछ इस तरह से दिखती है आपको। अब इसमें कितने लोन पेयर लाने, 2। अब मुझे बताइए लोन पेयर जहां मर्जी है वहां रख दो या चेक करना पड़ेगा, है, सोचो। लोन पेयर चेक करना पड़ेगा कि जहां मर्जी है वहां रख दो, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर ऊपर तो चेक नहीं करना पड़ेगा, क्यों चेक करना पड़ेगा, ऊपर एक ही लोन पेयर था, उसको कहीं भी रखते कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ 2 लोन पेयर है, अब 2 लोन पेयर तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि दोनों लोन पेयर या तो एक दूसरे से 90 पर रख दो, या दोनों लोन पेयर एक दूसरे से 180 पे रख दो, 2 पॉसिबिलिटी, इसलिए चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करते हैं, वही वाली कहानी है, डोमिनेंट रिपल्शन वाली। आइए इस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं एक लास्ट टाइम, और उसके बाद सिर्फ मान लेंगे कि ऐसा कुछ होता होगा। यहां पर देखिए ये स्क्वायर बनाया अपन ने, और स्क्वायर के आसपास एक ये पोजीशन बाहर की तरफ और एक पोजीशन अंदर की तरफ। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर को रखने की क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो दोनों लोन पेयर को आप 90 या 90 या 90 या 90 या 90 या 90 या 90 ऐसे रख दो, और या दोनों लोन पेयर को 180 या 180 या 180 पर रख दो। 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों को चेक करेंगे। पहले अपन लोन पेयर को 180 पे रखते हैं, चलिए मान लिया एक लोन पेयर यहां रख दिया और एक लोन पेयर यहां रख दिया। किसी की इच्छा हो सर ये दोनों पे रख दो, तो लो रख लो, क्या परेशानी है, तो अपन यहां और यहां रख लेते हैं। यहां पर जो लोन पेयर रखा है उससे ये क्या 90 पे है या नहीं बेटा है,
तो क्या ये डोमिनेंट रिपल्शन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितने डोमिनेंट रिपल्शन लग रहे? 4। एक लोन पेयर की वजह से 4, दूसरे की वजह से भी 4, टोटल 8 है ना। तो अगर आपने लोन पेयर को 180 पे रखा, कितने पे रखा? 180 पर, तो 180 पर रखने पे एक की वजह से 4, दूसरे की वजह से 4, टोटल कितने हो गए? 8। और अगर आपने लोन पेयर को 90 पे रखा, ध्यान से देखिएगा, 90 रखने का मतलब क्या है? मैंने यहां रख दिया और यहां रख दिया, ये दोनों मान लीजिए, ये दोनों 90 पे, ठीक है। इससे चेक करो, इसकी वजह से ये डोमिनेंट है या नहीं है? इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, और इसकी वजह से 4, और यहां जो रखा है उसकी वजह से ये 1, ये 2, ये 3, ये नहीं है डोमिनेंट। तो यहां पर भी 4+4 आएगा बेटा। आप दोनों लोन पेयर को चाहे 180 पे रख दो, चाहे 90 पे रख दो, नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन बराबर मिल रहे। फिर से चेक कर लीजिएगा एक बार, आपने लोन पेयर को कहां रखा? 180 पे रखा, एक ऊपर रखा और एक नीचे रखा। तो इस ऊपर वाले से गिनो 5 एटम है, 5 रिपल्शन लगेंगे, 1 2 3 4 और एक नीचे वाला 5, हमेशा 5 ही लगेंगे, ठीक है ना। तो 5 में से 90 कितने लग रहे हैं इससे वो गिन लो। ये वाला तो 180 है, इसको छोड़कर बाकी चारों 90 है। ऐसे जो नीचे वाला होगा उससे भी ये चारों 90 होंगे, ये वाला 90 नहीं होगा। तो टोटल 4+4 कितना आ गया? 8, पहला वाला केस। दूसरा वाला केस 90 पे रखा, एक यहां रखा और एक यहां रखा, ये दोनों 90 पे। तो इससे ये 90 पे 4, इससे ये वाला 90 पे नहीं है, काउंट नहीं होगा। और इससे, इसको ऐसे कर लो ना, वही वाली कहानी बनी, 1 2 3 4 90 पे होंगे और ये 90 पे नहीं होगा। तो 4+4 8। क्या दोनों में से, अगर दोनों में से बेटा ऐसा होता ना कि एक जगह टोटल रिपल्शन लग रहे होते 7, मान लो ऐसा होता, और एक जगह लग रहे होते 8, तो जहां पर नंबर ऑफ रिपल्शन कम होते हम लोन पेयर को वहां रख देते, क्योंकि लेसर द नंबर ऑफ रिपल्शन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। लेकिन क्या यहां पर कहीं पर रिपल्शन कम था? जैसे यहां पर देखो, यहां पर 4 आया था, 6 आया था, 5 आया था, तो जहां कम था ना वहां रख दिया था। लेकिन इसमें दोनों जगह नंबर ऑफ रिपल्शन क्या आ रहे हैं? बराबर। और इसीलिए अब टाई ब्रेकर चाहिए, मतलब मैच ड्रॉ हो गया। अगर कोई कम होता, कोई ज्यादा होता तो कम वाले पे रख देते। जब ऐसा होगा तो फिर आपको लोन पेयर का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? तो पहले लोन पेयर का डिस्टेंस नहीं देखते। मैंने बोला था कुछ बेवकूफ बोलेंगे सर एक्सियल पे रख देना चाहिए था। नहीं, पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ रिपल्शन। और अगर नंबर ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाए तब देखते हैं लोन पेयर का डिस्टेंस या लोन पेयर का एंगल। और मुझे बताइए 90 और 180 में से ज्यादा एंगल कौन सा है? 180 वाला। तो यहां पर लोन पेयर पास होंगे कि दूर होंगे? इसके मुकाबले यहां पर दूर होंगे, और दूर होंगे तो रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब यहां पर लोन पेयर अपन कितने पे रखेंगे? 90 पे या 180 पे? 180 पे। तो आइए इस केस को देखिए, यहां पर जो दो लोन पेयर आ रहे हैं, पहले अपन ने उसके नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन चेक किए। दोनों केसेस में नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन क्योंकि बराबर थे, तो अब अपने को मजबूरी में लोन पेयर के डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। और लोन पेयर का डिस्टेंस देखेंगे तो वो 180 पे ज्यादा बढ़िया आएगा। और ये अपन ने दो लोन पेयर बना दिया। आपको जहां बनाने 180 पे बना दो, पर घूम फिर के डायग्राम यही बन जाएगा। और इसके अलावा 4 जो फ्लोरीन आ रहे हैं, 1 2 3 4, कल अपन ने जब ज्योमेट्री के दो नाम समझे थे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तब अपन ने यही एग्जांपल दिया था। इसी के लिए अपन ने बात करा था कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर। यही है वो। इसका जो ज्योमेट्री बन के आएगा, एटम का अरेंजमेंट देखो, केवल एटम का अरेंजमेंट देखोगे तो जेनॉन के साथ चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन पे स्क्वायर बनाते हुए दिख रहे हैं आपको। और इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसका नाम क्या आएगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। मुझे बताओ नाम में प्लेनर है कि नहीं है बेटा? है। इसका मतलब है ये जो लोन पेयर ऊपर है स्क्वायर से, यहां पर स्क्वायर समझ लो, ये बोर्ड, ये इसको समझना। इधर देखो, ये वाला प्लेन लेके चल रहा हूं, सेंट्रल एटम है, एक उस कोने में जा रहा है, एक इस कोने में जा रहा है, एक इस कोने में जा रहा है, एक इस कोने में जा रहा है। ये क्या हो गया बेटा? स्क्वायर। बीच में से देखना, रूम के बीचों बीच से 1 2 3 4, ये स्क्वायर बन गया प्लेन पर। ऊपर एक लोन पेयर है, नीचे एक लोन पेयर। नीचे वाला सबको ऊपर धक्का देगा और ऊपर वाला सबको नीचे, जो जहां था वहीं आ जाएगा। इसका मतलब है जो स्क्वायर बनना था प्लेन पर, क्या वो स्क्वायर एज इट इज बना कि नहीं बना बेटा? बना। और इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। मुझे बताइए मॉलिक्यूल प्लेनर की नॉन प्लेनर? प्लेनर। नाम में ही प्लेनर आ रहा है। और अगर ये प्लेनर है तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। क्या बेटा बात समझ में आ रही? 5 होगा। हाँ। अच्छा, इसमें एंगल कितने के सोच लीजिए? कितने के? 90 का एंगल होगा कि नहीं होगा?
क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के रिपल्शन को कैंसिल कर देंगे, तो जो जितने एंगल पे था वो उतने ही एंगल पे मिलेगा। तो 90 डिग्री का भी एंगल है और 180 डिग्री का भी एंगल है। 90 के कितने एंगल है? 4, 180 के 2। वेरी गुड, 4 एंगल है बेटा और 180 के 2 एंगल है बेटा। आप देख लो, ये वाला एंगल 180 का, ये वाला एंगल 180 का, 2 एंगल 180 के। फ्लोरीन फ्लोरीन का ये वाला एंगल स्क्वायर वाला 90 90 90 और 90। नोट डाउन कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, प्लेनर नॉन प्लेनर, कितने एटम प्लेन पर है, एंगल कितने का होगा, मोर देन होगा, लेस देन होगा, उतना ही होगा, नहीं होगा। ये बेटा अगर आप समझ नहीं आया, जीवन में कभी समझ नहीं आएगा, छोड़ देना, तैयारी करना, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? अगर आपको अभी ये समझ ना आए, मान लेना आप नीट के लिए नहीं बने, समय व्यर्थ ना करें। सीधी बात में बकवास, समय बचाएं, पैसा बचाएं। क्या हो गया बेटा, जिंदगी से प्यार नहीं तेरे को है? लिख अभी सबने? चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट 3 केसेस और हमें पढ़ने हैं। देखिए sp3d2 तक की हम लोगों ने बात कर ली। लास्ट जो हाइब्रिडेशन आता है वो कौन सा आता है बेटा? sp3d3। और sp3d3 में भी हम 3 केसेस पढ़ेंगे, ध्यान सुनना लेकिन मेरी बात। sp3d3 में इससे पहले वाला जो हाइब्रिडेशन वो कौन सा था? sp3d। उसमें लोन पेयर जब भी आया, क्योंकि यहाँ इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन थी, तो लोन पेयर हमेशा कहां पर आया? इक्वेटोरियल। इसमें कोई इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद वाला जो हाइब्रिडेशन आएगा उसमें भी क्या आएगा? इक्वेटोरियल और एक्सियल। और जब भी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन का नाम आएगा, लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 14, 15 और 16। जो 16th वाला केस वहां पर मैं पढ़ाऊंगा, वो एकमात्र ऐसा केस होगा जहां पर लोन पेयर आएगा और एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? एक्सियल। किसी को अगर ये एक्सियल दिखता हो, खेल खत्म है आपका। मैंने बताया था इसमें ना कोई इक्वेटोरियल है, ठीक है? तो एक्सियल पोजीशन के नाम से जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसके बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं। आइए, वहां पर वो जो 16th नंबर का केस हम लोग पढ़ेंगे, वो केस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पहली बात। तो अपने को बस पढ़ना है और पढ़ लेना है, ठीक है? क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से अपन पढ़ रहे होंगे। बाकी आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो केस नंबर 14 या 15 तक आएगा, बट 16th वाला जो केस है, आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसीलिए अपन उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अपने को उसकी जरूरत है नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम आ गया बेटा सीरियल नंबर, एच सिग्मा, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया। आइए, यहाँ पर 3 केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। केस नंबर 14, केस नंबर 15 और केस नंबर 16। केस नंबर 14, केस नंबर 15 और केस नंबर 16 के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से देखते आएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करते हैं। सपोज आपको एग्जाम्पल दिया गया बेटा IF7, जो कि इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, XGF6,
और XZF5 माइनस। ये जो भी एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, इस पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पहले IF7 पे आते हैं। बेटा आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14 का हाफ किया 7। 8 + 6 14। 14 का हाफ किया 7। 8 + 5 13 + 1 14। 14 का हाफ किया 7। तो इन सभी में H का वैल्यू कितना आने वाला है? 7। जब भी H का वैल्यू 7 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3 एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। sp3d3 में जो 7 पोजीशन तैयार होंगी, आइडियली वो पोजीशन कैसी होंगी बेटा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा, जो आइडियल ज्योमेट्री होगा, दैट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसा दिखेगा? सेंट्रल एटम ए ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की टोटल कितनी पोजीशन तैयार करेगा बेटा? 7। उन 7 में से यहां बना दे रहा हूं मैं, नीचे है ना, तो तीनों में एक ही डायग्राम आएगा तो स्पेस मिल जाएगा मुझे। तीनों में इस तरह का डायग्राम बना लेंगे आप। तो ये एक सेंट्रल एटम ए है, उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 7 पोजीशन तैयार करनी है। 7 में से 5 पोजीशन तो कैसे तैयार करी बेटा? प्लेन पर। और किस फॉर्म में तैयार करी? पेंटागनल। याद रखना, पेंटागन बनाते वक्त मैंने आपको बोला था ये पेंटागन थोड़ा सा ऐसा तिरछा बनाना, स्ट्रेट मत बनाना, वरना वो 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेटा यहां पर ये 5 साइड एटम तो आ गए पेंटागन पे, और 2 साइड एटम कैसे होंगे बेटा? पेंटागन से बाहर और पेंटागन से अंदर। ये जो पांचों पोजीशन है ना ब्लू कलर की, इन पोजीशन को अपन कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल। मुझे बताइए, इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, बॉन्ड एंगल पे जा रहा हूं, क्या इक्वेटोरियल का एंगल 72 डिग्री का होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। कितने एंगल होंगे? 5। इक्वेटोरियल से एक्सियल, एक्सियल पोजीशन कौन सी होगी? इससे बाहर। वो जो बाहर वाली पोजीशन है उसका इन पांचों से एंगल कितना होगा? 90। और ऐसे एक अंदर भी होगा, उसका भी पांचों से 90। तो इक्वेटोरियल एक्सियल का 90 डिग्री के कितने एंगल है? 10। और जो बाहर की तरफ पोजीशन आ रही है और जो अंदर की तरफ पोजीशन जा रही है, एक्सियल एक्सियल, वो कितने का होगा? 180। और 180 का कितना एंगल होगा? एक ही एंगल होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा? नॉन प्लेनर। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर में आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 6। ये 6 के 6 एटम किसमें बेटा? सेम प्लेन पर। अब वो जो पोजीशन प्लेन से बाहर और अंदर है, उसको बोर्ड पर अपन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ये आ गया बी और ये आ गया बी, और इसको कौन सी पोजीशन बोला जाएगा बेटा? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 7। पहले वाले एग्जांपल IF7 में साइड एटम आए भी कितने? 7। तो लोन पेयर 0। तो क्या ये AB7L0 टाइप का केस बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बन गया। और क्योंकि लोन पेयर 0 है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 7, साइड एटम कितने हैं? 6। तो 6 साइड एटम और एक लोन पेयर, टाइप बनेगा AB6L1। सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 7, साइड एटम आए 5, तो 2 क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। तो टाइप बनेगा AB5L2 टाइप का केस बन जाएगा। अब एक बात देखें, यहां पर कितना लोन पेयर? 1। यहां पर कितना लोन पेयर? 2। मैंने आपको बोला था यहां पर लोन पेयर जहां मर्जी है वहां रख सकते हो, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पोजीशन अलग अलग है। और जब भी इक्वेटोरियल और एक्सियल आए, लोन पेयर कहां आएगा? इक्वेटोरियल पे। दिमाग में फिट कर लीजिए, कहां आएगा? इक्वेटोरियल पे। कैसे आएगा इक्वेटोरियल पे? एक बार फिर से बता देता हूं, अब इसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की। अभी भी ना समझ में आया तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, फिर अगले साल वापस से समझेंगे और पूरी ईमानदारी समझेंगे फिर से। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बेटा? पेंटागन। और इस पेंटागन से एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ। अब एक बात देखना, आपके पास एक लोन पेयर है मान लीजिए, तो वो लोन पेयर रखने की 2 पॉसिबिलिटी, या तो लोन पेयर को एक्सियल में से कहीं पे रख दोगे, या पांचों इक्वेटोरियल में से किसी एक जगह रख दोगे, या तो इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे। एक लोन पेयर है क्योंकि। अब मुझे बताओ, अगर लोन पेयर को मैंने एक्सियल पे रखा होता तो डोमिनेंट रिपल्शन कितने लगते? 5। अरे एक ही तो लोन पेयर है, 10 कैसे गिन रहे हो? एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर का यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कितना रिपल्शन लगता है बेटा? 5। और इसका इस बॉन्ड पेयर से 90 नहीं है, 180 है, काउंट नहीं होगा। तो डोमिनेंट रिपल्शन 5। अच्छा, अगर लोन पेयर को मैंने इस ग्रीन पे रखा होता, ये इक्वेटोरियल है, क्या ये लेस देन 90 है कि नहीं है बेटा? है, 72 डिग्री है ये।
ये भी लेस देन 90, हाँ 2 3 4, ये और ये 90 से ज्यादा है, तो यहां रखने पर 1 2 3 4 और यहां रखने पे 5, कम रिपल्शन यहां से लग रहे बेटा, 4 ही लग रहे हैं, और जहां पर रिपल्शन कम है, नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कम है, लोन पेयर वहीं पर आएगा। इसका मतलब है कहां पर आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। अब इधर देखो सेंट्रल एटम कौन है बेटा, जेनॉन। जेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 5 पोजीशन तो इस तरह से और 2 पोजीशन कुछ इस तरह से प्रिपेयर करी है। इनमें से एक पे कौन आएगा, लोन पेयर। लोन पेयर कहां पर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और इक्वेटोरियल पोजीशन ये येलो वाली पोजीशन है। तो ये मान लो एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये मान लो एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, और यहां पर अपन ने किसको लगा दिया, लोन पेयर। अब जरा एक बात समझना, नाम के ऊपर बात करेंगे इसके, समझिएगा। ये जो लोन पेयर, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये जो 4 येलो पोजीशन आपको दिख रही है, कौन सी 4 येलो पोजीशन, 1 2 3 4, इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, देखना ध्यान से, एक स्क्वायर बन जाएगा क्या? चारों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा या डिस्टॉर्टेड बनेगा? डिस्टॉर्टेड पर बनेगा। और स्क्वायर से ये वाला, ये जो पोजीशन है ब्लू कलर की, स्क्वायर से बाहर और स्क्वायर से अंदर जाती है। इसको क्या बोला था, ऑक्टाहेड्रल, और वो क्या बनेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा इसका जो नाम आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम बनेगा बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को कई बार कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल तो है ही, और वो टोपी मान लेते हैं लोन पेयर को, है ना, इसके सर पे एक टोपी मान लेते, कैप जैसा मान लेते, टोपी पहना दी गई इसको, तो इसको क्या बोलते थे बेटा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आ गया आपका साइड एटम, यहां पर आ गया साइड एटम बी, यहां पर मतलब अभी फ्लोरीन ले रखा तो बी के बदले फ्लोरीन लिख देता हूं मैं। यहां पर आ गया साइड एटम फ्लोरीन, यहां पर आ गया साइड एटम फ्लोरीन, यहां पर आ गया फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब जरा इस डायग्राम को देखकर बताइए, ये प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा बेटा? नॉन प्लेनर। अरे ये ब्लू कलर वाली पोजीशन है वो तो प्लेन से बाहर और अंदर है, तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। और मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, सोचो, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, सोच लो आराम से, 5 की 4 कि 6 कि 7? कौन 5 होंगे प्लेन पर? ये जेनॉन और ये 4 फ्लोरीन, ये एक ही प्लेन पे बेटा, स्क्वायर बनाया था जिसका अपन ने ना, ये आ गया 5। अब देखो इसके बॉन्ड एंगल पे बात करूं तो याद करो, ये वाला केस याद करो, यहां पर मैंने बोला था कल आपको, जब वो 1 लोन पेयर वाला केस पढ़ा था, तो इक्वेटोरियल 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 एक्सियल 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 का जो भी एंगल होता है, जैसे यहां पर ये एंगल है, सारे एंगल कितने हो जाएंगे, लेस। तो ये एंगल लेस देन 72 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लेस देन 72? यहीं पे इमेजिन करो 3D के बिना, ये लोन पेयर जो है, ये दोनों, ये जो ये वाला है और ये वाला, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, ये लोन पेयर इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा। ये एंगल होना था 72 का, ये भी होना था 72 का, 72 का 72 का, जब ये धक्का देगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये इसको भी तो धक्का देगा, तो ये एंगल थोड़े थोड़े छोटे होते जाएंगे, और छोटे होते जाएंगे तो एंगल कितने का हो जाएगा बेटा, लेस देन 72 का। इसके अलावा एक एंगल कितने का दिख रहा था, 90 का। 90 का कौन सा एंगल था, ये फ्लोरीन जो बाहर निकला हो ना, ये वाला, इसका इन चारों से एंगल कितने का था, 90। लेकिन जब ये लोन पेयर धक्का देगा, ये लोन पेयर जब धक्का देगा तो ये ऐसे नीचे झुक जाएगा, ऐसे ऐसे झुक जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 90, लेस देन 90। और इसके धक्के की वजह से ये जो ऊपर वाला फ्लोरीन है ये नीचे झुका, और वैसे पीछे वाला फ्लोरीन भी ऐसे सीधे नहीं होगा, नीचे झुक जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बन जाएगा, तो इसका मतलब है एंगल कितने का हो जाएगा बेटा, लेस देन 180। मतलब वही कहानी है जो कल अपन ने उसके लिए पढ़ी थी, वहां पर 120 90 और 180 था, सारे लेस हो गए थे एक लोन पेयर आने पर, और यहाँ पर 72 90 और 180 सारे लेस हो गए, है ना, लोन पेयर के आने पर। ये इसकी कंडीशन, इसको 3D में भी एक बार इमेजिन कर लेते हैं ताकि कहानी अपने समझ में आ सके कि क्या कहा गया है यहाँ पर। वैसे तो 2D में ये डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, पर 3D में एक बार समझ लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि किसी को कोई परेशानी हो तो दिक्कत ना आए बाद में। देखो इधर, ये बेटा हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर पेंटागन, ठीक है, ये आपका पेंटागन बन गया। सारी पोजीशन कौन सी है बेटा, इक्वेटोरियल, सबका एंगल आपस में कितना, 72 72 72 72 72 72। अब इसमें
एक यहां पर अपन ने एटम रखा तो ये क्या बन गया बेटा, एक पिरामिड ऊपर बन गया और एक एटम नीचे रखा, बाई पिरामिडल। यहां पर आपने क्या रख दिया, लोन पेयर। अब जैसे ये लोन पेयर आया तो ये सारे एंगल कितने के होने थे, 72। ये लोन पेयर इसको धक्का देगा कि नहीं देगा, देगा, धक्का देगा तो नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये एंगल तो 72 से कम हो ही गया। पर ये 72 से कम हो जाए और ये 72 पे रहे, इसको थोड़ी पसंद आएगा, इसको भी तो धक्का देगा। ये सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, लेस देन 72। ठीक है, इसके अलावा देखो ये लोन पेयर है, ये अगर ये स्ट्रेट होता, अगर ये स्ट्रेट होता तो बताइए बॉन्ड एंगल इसका कितना बनता प्लेन के साथ, 90। लेकिन ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, धक्का देगा। जब ये लोन पेयर धक्का देगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, झुक जाएगा तो सारे एंगल लेस देन 90। ऐसे यहां पर जो था उसको भी ये लोन पेयर जब धक्का देगा तो वो पीछे आएगा, तो वो सारे एंगल भी लेस देन 90, और ये और वो एंगल लेस देन 180। और बाकी एटम जो है इसको हटा दो प्लेन से बाहर, इसको हटा दो प्लेन से अंदर, बेटा बाकी सेंट्रल एटम और चारों साइड एटम आएंगे तो एक प्लेन पर जो कि एक स्क्वायर की तरह बनता हुआ दिखेगा आपको। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये बन जाएगा। और इसकी कहानी है। अगले केस पे आते हैं, लास्ट केस पे, जो मैंने बोला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मार्केट के लिए अपने को पढ़ना है। तो ये एकमात्र ऐसा केस है, ध्यान सुनना, ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पर लोन पेयर आ रहा है और एक्सियल और इक्वेटोरियल में से लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल। ये याद रख लेना है आपको, एक्सेप्शनल केस है, बाकी आपके सिलेबस का है नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा, जेनॉन। जेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 7। 7 में से 5 पोजीशन प्लेन पर और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अभी तक क्या हो रहा था, जब भी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन आ रही थी तो वो sp3d और sp3d3 में आ रही थी, लोन पेयर ने हमेशा कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करा, इक्वेटोरियल। ये एकमात्र ऐसा केस है जहां 2 लोन पेयर आएगा और कौन सी पोजीशन पे आएगा, एक्सियल। पहली बात, क्या सर ऐसे केस में लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे आएगा, तो नहीं, ऐसे केसेस में लोन पेयर इक्वेटोरियल्स पे भी आता है और एक्सियल पे भी आता है, मतलब इसमें डिफाइंड नहीं है। पर ये जो एग्जाम्पल चलता है ना मार्केट में, ये वाला पर्टिकुलर यही आएगा एग्जाम मार्केट में ना, एग्जाम में तो नहीं आएगा। इसमें दोनों लोन पेयर एक्सियल पे देखेंगे। पर क्या हमेशा AB5L2 पे लोन पेयर एक्सियल पे आएगा, नहीं, उसमें इक्वेटोरियल पे भी आता। तो इसीलिए ये केसेस पूछेगा नहीं जो आपके सिलेबस में डिफाइंड नहीं है। ये तो लोग बाग फालतू में ना एक दूसरे को मजे लेने के लिए बना देते, ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना ऐसे केसेस में। अब देखो यहां पर ये 2 पोजीशन आ गई, प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर, और यहां पर एक लोन पेयर आपने इस जगह रख दिया एक्सियल पे, एक लोन पेयर यहां पर रख दिया एक्सियल पे। मुझे बताओ ये जो एक्सियल पोजीशन है ये एक्चुअल में प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर है, और जितना ये वाला लोन पेयर इनको पीछे धक्का देगा उतना वो अंदर वाला लोन पेयर उनको आगे भी धक्का देगा। क्या दोनों लोन पेयर का इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और दोनों लोन पेयर हटा दो तो क्या एक पेंटागन बनता हुआ दिखेगा, हाँ। और क्या वो पेंटागन पूरे प्लेन पे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका नाम जो बनता है वो बनता है बेटा पेंटागोनल प्लेनर। क्या नाम बनता है बेटा, पेंटागोनल प्लेनर। क्या इसके नाम में प्लेनर है कि नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा बेटा, प्लेनर। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लेनर। अगर प्लेनर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन 6, ये सारे एटम एक ही प्लेन पे होंगे, 1 ज़ेनॉन 5 फ्लोरीन। एंगल की बात करूं 72 डिग्री, एग्जैक्ट 72 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर का इफेक्ट आपस में कैंसल। अब इसमें कोई एक्सियल पोजीशन बची नहीं, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे तो हवा है, क्लाउड है, और इसीलिए सिर्फ इक्वेटोरियल का एंगल निकलेगा, येलो का एंगल निकलेगा, और वो एंगल कितने का होगा बेटा, 72 डिग्री का। अब यहां पर 5 फ्लोरीन में लगा देता हूं फिलहाल में, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और इस पूरे के ऊपर वो जो -1 है वो अपन ऐसे दिखा देते हैं, ये -1 लगा दिया, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा XeF5 माइनस का। लास्ट वाला केस करना हो कर लेना, मार्केट के लिए है, एग्जाम पैटर्न में नहीं है। इवन एनसीईआरटी तो आपके सिलेबस में केवल sp3d2 तक ही लिखता है। एनसीईआरटी में हाइब्रिडेशन का टेबल है, उस टेबल को जाके देखेंगे ना तो sp3d2 तक ही मिलेगा, sp3d3 है ही नहीं। लेकिन ये पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस में ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सिलेबस में है, इनके बारे में पढ़ना होता है आपको। इंटर हेलोजन कंपाउंड और जेनॉन के फ्लोराइड्स जब आप पढ़ते तो XeF2 XeF4 XeF6 की रिएक्शन है आपके सिलेबस में, तो कभी इनके स्ट्रक्चर पूछ लिए गए तो फिर अपने को पता होना चाहिए, इसीलिए इनको डिस्कस करते हैं। और ये है नहीं कहीं पर, तो इसीलिए इसके आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फटाफट छाप लें इसको, आगे बढ़ते हैं।
जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी लिखें, और जिन्होंने लिख लिया वो केसेस को बेटा रिवाइज करते रहे, टाइम वेस्ट ना करें। सारे केसेस बेटा 3D में इमेजिनेशन में होने चाहिए। मैं फिर से यही बोलूंगा आपको, क्योंकि अगर 3D में इमेजिन कर पाते तो एंगल वेंगल समझना बहुत आसान हो जाता है। प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ज्योमेट्री का नाम क्या बन के आएगा, हर नाम के पीछे रीजन था, वो सारी बातें आपको 3D में समझ में आ जाएंगे। वरना फिर आप टेबल याद करते रहिए आराम से, साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने साल में याद हो जाए करते रहे आराम से यार, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अभी याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो मैं तो बता रहा हूँ, मतलब जब तक हो जाए करते रहे। फिर समझने का काम है, समझ में नहीं आता तो फिर याद ही करना। याद अब जितने समय में हो जाए उतने समय में याद करें। चले, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इन सारे केसेस को लिखने के बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हमको यहाँ पर डिस्कशन करने हैं, वो क्या है आइए उस पर बात करते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपको निकालने होंगे। तो हेडिंग डालिएगा नोट, और कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं इसके अंदर, लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखिएगा। अच्छा, ये जो शुरू के 4 पॉइंट्स है ना, उसमें अपन क्या बात करने वाले पहले मैं वो आपको बता दूं। शुरू के 4 पॉइंट्स में अपन बात करेंगे अबाउट sp3d, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम बात करेंगे अगेन sp3d, और फिर हम अगेन बात करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देख लेना, जब मैं sp3d बोलूं तो sp3d ही लिखना, और जब मैं sp3d3 बोलूं तो यही लिखना। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चा sp3d को sp3d3 लिख देता है, sp3d3 को बदले sp3d लिख देता है, उल्टा लिख लिया, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, ध्यान सुनना। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, पहली बात जो मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बेटा अगर लोन पेयर आता है, कोई भी लोन पेयर आता है, 1 2 3, 3 लोन पेयर के केस पड़े, वो लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? ऑलवेज ऑन इक्वेटोरियल। ठीक है, sp3d3 में लोन पेयर आता है तो कहां आएगा, एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल, एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल, और दो है तो एक्सियल। ये बात हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे कि एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल, और दो लोन पेयर है तो कहां आएंगे, एक्सियल। इसके अलावा sp3d और sp3d3 में दो तरह की पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। ध्यान सुनना, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। यहां पर भी कौन सी होती है बेटा, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात करें तो यहां पर एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, और यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। क्यों होती है, क्या होती है, वो सब डिस्कशन अभी हम करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमको लिखने हैं। पहला पॉइंट बोल रहा हूं, नोट में लिखना स्टार्ट करेंगे। इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, लोन पेयर always occupies, lone pair always occupies, lone pair always occupies equatorial position, lone pair always occupies equatorial position। मतलब अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो चाहे एक लोन पेयर आए बेटा, चाहे दो लोन पेयर आए, चाहे तीन लोन पेयर आए, लोन पेयर जब भी आएगा कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल। दिमाग में फिट कर लो आप तो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में फिट ही कर लो। इक्वेटोरियल एक्सियल में लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल, क्योंकि वो जो दो लोन पेयर एक्सियल है, मैंने बोला वो आपके सिलेबस का पार्ट है ही, तो आपको उसका लोड लेना भी नहीं जाता। ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये फ्लो चार्ट बना लेना। इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये पॉइंट कि एक लोन पेयर आया तो इक्वेटोरियल और दो लोन पेयर आया तो एक्सियल। इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, वन लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, दो लोन पेयर है तो एक्सियल ऑक्यूपाई करेगा। मतलब हर जगह इक्वेटोरियल ही आ रहा है, केवल वो जो लास्ट 16th वाला केस है sp3d3 में दो लोन पेयर वाला केस है, वहां एक्सियल, बाकी हर जगह इक्वेटोरियल पे ही आएगा। अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। बॉन्ड लेंथ के बारे में लिखेंगे। पहला मतलब स्टेटमेंट नंबर 3, नोट नंबर 3। इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d hybridization, in sp3d hybridization,
the axial bond lengths, the axial bond lengths, the axial bond lengths are longer than, the axial bond lengths are longer than equatorial bond lengths. Axial bond length is longer than equatorial bond lengths. Axial bond length is longer than, are longer than equatorial bond lengths. ब्रैकेट में लिखिएगा if all side atoms are same, if all side atoms are same, if all side atoms are same, if all side atoms are same. ठीक है, अब ये if all side atoms are same का मीनिंग क्या होता है थोड़ी देर के बाद देखते हैं। पहले मैं पॉइंट लिखा दूं आपको सारे, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। 1 और 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे के पॉइंट एक साथ डिस्कस कर लेंगे। 4th नंबर का पॉइंट लिखिएगा पहले, in sp3d3 hybridization, in sp3d3 hybridization, in sp3d3 hybridization, the equatorial bond lengths, ऐसा लिखे, in sp3d3 hybridization the equatorial bond lengths, the equatorial bond lengths are, the equatorial bond lengths are longer than, equatorial bond lengths are longer than axial bond lengths. Equatorial bond lengths are longer than axial bond lengths. Equatorial bond lengths are longer than axial bond length. वही जो ब्रैकेट ऊपर लिखा था वही सेम लिखेंगे, if all side atoms are same. ब्रैकेट में if all side atoms are same, if all side atoms are same. और एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, hybridization of oxyacids, hybridization of oxyacids and their oxyanions, hybridization of oxyacids and their oxyanions are always same, are always same. मतलब आपको किसी ऑक्सी एसिड, मैंने आपको पहले ही बोला ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एनायन हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैक्सिमम टाइम जो स्ट्रक्चर आएंगे वो ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एनायन से मिलते जुलते आएंगे आपको। तो आप चाहे उस किसी ऑक्सी एसिड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो और चाहे उसके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। तो अगर ऑक्सी एसिड पूछा है और आपसे ऑक्सी एसिड नहीं बन रहा तो उसके ऑक्सी एनायन का स्ट्रक्चर बना लो, आ जाएगा आंसर। या ऑक्सी एनायन पूछा और ऑक्सी एनायन समझ नहीं आ रहा तो उसके ऑक्सी एसिड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, आंसर सेम ही आता है। चले पहले ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 क्या क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में हमने किसके बारे में बात करी बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान सुनना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल आपको क्या दिया गया बेटा, PCl5, और PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3d। इसमें फास्फोरस अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करता है बेटा, 5 में से 3 पोजीशन ये ट्राइंगल के फॉर्म में जो कि प्लेन पर है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक पोजीशन प्लेन से बाहर और एक पोजीशन प्लेन से अंदर। इन सभी में मुझे बताइए साइड एटम सेम है कि नहीं है बेटा, है, सभी साइड एटम कॉमन है। हर बार साइड एटम सेम आएंगे जरूरी नहीं होगा, कई बार अलग भी आ सकते हैं, बट अभी हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं। अलग आने पे क्या होगा वो थोड़ा है ना आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब बॉन्ड लेंथ को अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना और ध्यान समझना बेटा, हमने क्या बोला कि इसके अंदर इक्वेटोरियल और एक्सियल में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी बेटा, एक्सियल। एक बात समझना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर से समझ लें। मैंने आपको बोला कि बेटा मान लो ये सेंट्रल एटम है और ये साइड एटम, मान लो ये फास्फोरस है और ये क्लोरीन है, ठीक है। इनके बीच का एंगल अभी जो भी है मान लिया कितना है बेटा, x डिग्री। अब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन को कम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो एंगल बढ़ा लो, ऐसा कर लो, तो एंगल बढ़ा लोगे तो ये डेंसिटी और ये डेंसिटी अब दूर हो गई, और दूर हो गई तो इसका मतलब है रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन को कम करने के तरीके समझिएगा। पर मुझे बताइए ये जो sp3d या sp3d3 बन के आया है, क्या ये स्पेस में ऑटोमेटिकली एक ऐसा अरेंजमेंट बन के आया था जिसमें ऑलरेडी एटम्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर थे ताकि उनकी रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम। ये तो ऑलरेडी वैसा स्ट्रक्चर ही बन के आया था। तो अभी इनके पास ऐसा एंगल बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। ये कारनामा कर सकते थे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये दोनों दूर जाएंगे, मान लो
इन दोनों ने अपना एंगल बढ़ाया तो इसके पास पहुंच जाएंगे, तो फिर तो इस पे रिपल्शन हो जाएगा। तो सबको बराबर रिपल्शन चाहिए ना, इसीलिए इनके पास एंगल बढ़ाने का रास्ता अभी नहीं है। अब दूसरा केस क्या होता है, अगर ये एंगल नहीं बढ़ा पा रहे, एंगल तो अभी भी x डिग्री है, लेकिन लेंथ बढ़ा ली, लेंथ बढ़ाने से रिपल्शन कम हो जाएगा। तो खेल दो चलेंगे यहां पर कि अगर किसी को अपना रिपल्शन कम करना है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो एंगल बढ़ा लो या लेंथ बढ़ा लो। एंगल बढ़ाने का यहां पर सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारे एक दूसरे से पहले ही ऐसा अरेंजमेंट बना के आए हैं कि अगर एक ने एंगल बढ़ाया तो दूसरे के नजदीक पहुंच जाएगा, दूसरे के नजदीक पहुंच जाएगा, तो उस पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, जो कि वो अलाउ नहीं करेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल की बात करें, मतलब sp3d केस नंबर 3 की बात चल रही है, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये 2 एक्सियल पोजीशन है। मुझे बताइए यहां पर ये एंगल कितने का बेटा 120, ये एंगल कितने का बेटा 90, और ये एंगल कितने का 180। अब मुझे बताओ दो तरह की पोजीशन है, इक्वेटोरियल 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 और एक्सियल। इक्वेटोरियल पे जो रिपल्शन लग रहा है वो कितने का लग रहा है 120। दो तरह के एंगल पे कंपैरिजन चल रहा है, एक तो 120 डिग्री का एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल। 180 तो लीग से ही बाहर है, 180 पे तो कोई रिपल्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है। मुझे बताइए इनमें से ज्यादा रिपल्शन क्या 90 डिग्री पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ऑब्वियसली। भैया इस पर जो रिपल्शन लगेगा ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, इन दोनों का रिपल्शन वीक होगा, इसका रिपल्शन डोमिनेंट रिपल्शन की कैटेगरी में आएगा, और इसलिए इस पर रिपल्शन क्या लग रहा होगा ज्यादा। अब इसको अगर रिपल्शन कम करना है तो दो रास्ते, या तो एंगल बढ़ा ले, जैसे इसने रिपेल किया तो इससे एंगल बढ़ा ले, इससे तो बढ़ा लेगा, ये दोनों क्या करेंगे फिर? तो ये एंगल तो नहीं बढ़ा सकता, तो उसके पास रास्ता क्या है, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो एटम जैसे ही ऊपर गया, तो क्या यहां पर इनसे डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा? बढ़ गया। एंगल तो उतना ही रहा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से रिपल्शन के अमाउंट में क्या आ जाएगी? कमी। और मुझे बताओ ये पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल है बेटा? एक्सियल। तो यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें तो रिपल्शन वैसे ही कम है, जिसपे सबसे ज्यादा रिपल्शन था वो बड़ा हो जाएगा। मतलब यहां पर axial bond length will be longer as compared to the equatorial bond length. अगले केस पे आते हैं। अगला केस कौन सा बेटा? sp3d3 पेंटागोनल बायपिरामिडल। यहां पर मुझे बताइए कौन कौन सी डिग्री के एंगल होते हैं? एक तो 72 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180। 180 तो लीग से बाहर है। मुझे बताइए ये वाला एंगल किसका होता है? इक्वेटोरियल का। और ये वाला एंगल किसका होता है? एक्सियल का। पेंटागोनल बायपिरामिडल, सोच लीजिए आराम से, इमेजिन कर लीजिए, इस तरह से बनेगा। ये आपका बन गया पेंटागन, और एक एटम इससे ऊपर की तरफ, एक एटम इससे नीचे की तरफ। ये जो ऊपर वाला है ये इन सबसे कितने एंगल पे? 90। और ये दोनों रिपल्शन 90 पे ज्यादा हो गया या 72 का? 72 का। तो इसको अभी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसका रिपल्शन वैसे ही कम है, इनका रिपल्शन तगड़ा, ये एटम पास पास है। तो ये जब इसका और इसका रिपल्शन तगड़ा लग रहा है तो या तो एंगल बढ़ा ले, एंगल बढ़ाएगा तो इसके पास पहुंच जाएगा, तो वो थोड़ी आने दे बोले बक, और क्या? ठीक है। तो यहां पर एंगल कितने करेगा? एंगल उतना ही रहेगा 72, पर ये क्या करेगा? पेंटागन तो पेंटागन ही रह गया, एंगल उतना ही रह गया, लेंथ बढ़ गई। और लेंथ इस बार कौन सी बढ़ी है? इक्वेटोरियल। और इसीलिए जब इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात होती है तो sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी मिलेगी, जबकि sp3d3 में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी मिलेगी, ताकि उसका रिपल्शन क्या हो सके बेटा? कम हो सके। यही पॉइंट हमने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको क्या बोला? कोई भी ऑक्सी एसिड हो और उसका कोई भी ऑक्सी एनायन हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सेम। मैं यहां पर 2-3 एग्जांपल बस आपको बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करने रहेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा। मैंने लिखा H2SO4, मैंने लिखा H2CO3, मैंने लिखा HNO3, ये 3 एग्जांपल ले लिए मान लीजिए। पहली बात ये पहचानिए कि क्या ये ऑक्सी एसिड है भी कि नहीं है। कैसे पहचानते हैं? यह अपन ने पीरियोडिक में पढ़ा, या अपन ने कुछ दिन पहले हाइब्रिडाइजेशन जब शुरू करा था तब भी पढ़ा, जब चार्ज की बात में समझा रहा था, चार्ज सेंट्रल पे आएगा, ऑक्सी एनायन पे आएगा। ये आज भी देख रहे हैं, और ये आगे पी ब्लॉक में भी देखोगे, आगे बहुत बार देखोगे। ये
अगर आप सिलेबस खत्म होने तक ऑक्सी एसिड नहीं पहचान पा रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ ना हो पाएगा आपका। तो इसको पहचानना सीख लीजिए। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड होते हैं, टर्नरी कंपाउंड होते हैं? टर्नरी कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सी एसिड। ये किसका ऑक्सी एसिड है? नॉन मेटल का। अरे भैया नॉन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स को ही तो क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या ये तीनों नॉन मेटल है कि नहीं है बेटा? है। ये ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड से बनने वाले ऑक्सी एनायन। अच्छा एक बात बताओ, H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या? हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। फॉर्म इसका स्ट्रक्चर से नहीं बना रहा, स्ट्रक्चर तो अभी सीखा ही नहीं है आपने। अपन तो हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस लगाते हैं। मुझे बताइए सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने? 6। ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये मोनोवेलेंट है। 6 + 2 8 का हाफ किया, H का वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन बात खत्म। अब इधर आइए, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये मोनोवेलेंट है। 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, H का वैल्यू 3, sp2। ठीक है, आइए इधर सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में 5, ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये मोनोवेलेंट है। कितना है? 1। 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, H का वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां तक की बात समझ में आती है बेटा? अब इसके ऑक्सी एनायन बनाते हैं। ऑक्सी एनायन कैसे बनाना है आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन हटाओ, माइनस लगाओ। कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 हाइड्रोजन हटा दो, 2 माइनस लगा दो। पर वो दोनों माइनस एक साथ नहीं लगेंगे, एक एक करके लगेंगे। पहले एक हाइड्रोजन हटाओ और एक माइनस लगाओ, फिर एक और हाइड्रोजन हटाओ, एक और माइनस लगाओ। क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा? है। क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा? है। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन निकालो। सेंट्रल एटम अभी भी सल्फर ही है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6, 6 + 1 7, ये मोनोवेलेंट नहीं है और माइनस ऐड होगा। 7 + 1 8, 8 का हाफ किया 4, sp3। क्या हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है? आएगा। 6 + 2, इसको मत देखना है ना। 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp। क्या ऑक्सी एसिड और उसके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है? आ रहा है। यहाँ आइए, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक माइनस लगाओ, एक और हाइड्रोजन हटाओ, एक और माइनस लगाओ। कैलकुलेट करिए, 4 + 1 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा? sp2। इसका बनाइए, एक ही तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक माइनस लगाओ। 5 + 1 6 का हाफ किया 3, 3 मतलब sp2। क्या बात समझ में आ गई? अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होता, मान लीजिए क्या बनाना होता, तो अभी इसका स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आप प्रेफर अभी क्या करोगे, जब भी कोई ऑक्सी एसिड आएगा तो आप ऑक्सी एसिड से नहीं चलेंगे, आप ऑक्सी एनायन से चलेंगे। क्योंकि एनायन का स्ट्रक्चर बनाने का टेक्निक मैंने आपको सिखाया था, और वो टेक्निक क्या है ध्यान से देखिएगा। यहां पर मान लो मैं SO4 2- की बात करूं तो सल्फर के आजू बाजू में कितने ऑक्सीजन आएंगे? 4। कितना माइनस है इस पे? 2। एक ही ऑक्सीजन पे लगा दूं क्या? 2 ऑक्सीजन पे अलग अलग माइनस लगेगा, एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे। जिस ऑक्सीजन पे माइनस आता है वो क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब इसमें सिग्मा और लोन पेयर गिन लो। सिग्मा 4 है, लोन पेयर 0 है। सिग्मा 4, लोन पेयर 0, H का वैल्यू 4, sp3। और इसका स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना सीख लिया, ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जहां माइनस है वहां H लगा दो। ये सीखना पड़ेगा अपने को, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आपको CO3 - 2। आइए बात करते हैं। CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के आसपास कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3 ऑक्सीजन, -2 है तो किसी भी एक ऑक्सीजन पे 2- नहीं लगेगा, -1 लगेगा जब तक खत्म नहीं हो जाता। 2 माइनस से खत्म हो गए, 3 माइनस होते, -1 -1 आ जाता। एक माइनस होता तो किसी एक पे -1 आ जाता। -1 वाला ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। और न्यूट्रल वाला बनाएगा डबल। कितने सिग्मा है? 3। लोन पेयर 0। 3 + 0 3, 3 मतलब sp2 जो कि ये है। अच्छा, अगर इसका ऑक्सी एसिड बनाना है तो 2 माइनस हटा दो और 2 हाइड्रोजन लगा दो। जहां माइनस है
वहां H लगा दो, जहां माइनस है वहां H लगा दो, ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा इसके ऑक्सी एसिड का। पर खैर ये सब चीजें अपन धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अब देखो यहां पर हमने वो बात प्रूव करी कि ऑक्सी एसिड और उसके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है बेटा, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। अब आगे बढ़ते हैं केसेस पे, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करें। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, कॉमा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, कॉमा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर, प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर, प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर फॉर द गिवन स्पीशीज, फॉर द गिवन स्पीशीज। आपके सामने यहां पर कुछ स्पीशीज आ रहे हैं और उनके लिए आपको ये सब सॉल्व करना है। क्या क्या स्पीशीज है ध्यान से देखिएगा। पहले एक दो केसेस मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना, 20 25 30 केसेस लिखेंगे आपके सामने, तो सॉल्व करते रहना आराम से। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके सामने आ गया H2SO4, मुझे बताओ क्या ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं बेटा, है। तो इसके ऑक्सी एसिड के बदले एग्जाम में इसके ऑक्सी एनायन भी पूछ सकता था आपसे, इसके ऑक्सी एनायन भी पूछ सकता था आपसे। देखिएगा ना, टेबल बनाएंगे आप बेसिकली एक, जब सॉल्व करेंगे, ताकि मैं अभी बना देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। H2SO4 माइनस और SO4 2 माइनस, ठीक है। ये आपको क्या दे दिया बेटा, कुछ स्पीशीज दे दिया। इसके लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले तो आप H निकाल लेंगे, यहां पर H निकालेंगे। H निकालने के बाद आप उसका क्या लिख देंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो भी है, उस हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंगली उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जो भी नाम होगा वो लिखना, डायग्राम मत बनाना, बस नाम लिख देना। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, और वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, ये सब एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला केस आ गया। दूसरा केस, सपोज मैंने आपको जो बोला था अभी H2CO3 दिया, इसको आपको HCO3 माइनस या CO3 2 माइनस के फॉर्म में दिया जा सकता है। तीसरा केस अगर हमने लिया, मान लो मैंने आपको दिया HNO3 या NO3 माइनस 1, या फिर आपको अगला केस दिया HNO2, और या फिर उसके बाद का केस दिया HNO2 का NO2 माइनस 1, ध्यान से दिखते जाएगा। फिर मैंने लिखा बेटा HClO4, मुझे बताइए क्या ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, फिफ्थ वाला ऑक्सी एसिड है या नहीं है, है। कितना हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कितना माइनस लगेगा, एक। तो क्या इसका जो आयन बनेगा वो ClO4 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा, इसके बाद वाला केस देखिए, देखते जाओ थोड़ा सा ना, ये चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। ClO3, क्या ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं बेटा, है। कितना माइनस लगाऊंगा, एक। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, ClO3 माइनस 1। अच्छा, मैंने एक और केस लिखा, मान लीजिए आपके सामने H3PO4, क्या ये ऑक्सी एसिड है या नहीं बेटा, है। कितने हाइड्रोजन हटेंगे, तीन। तीन हाइड्रोजन हटेंगे, तीन माइनस लगेगा तो क्या बनेगा, PO4 3 माइनस। अब मैं चाहे इसका हाइब्रिडेशन निकालू चाहे इनका हाइब्रिडेशन निकालू, सेम आएगा। आपके लिए प्रेफरेबल अभी क्या रहेगा, ऑक्सी एनायन। उससे आप सॉल्व करें, ज्यादा बेटर रहेगा, इससे भी कर सकते हो। अब देखो एक आध केस अपन यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, बाकी आप सॉल्व करेंगे, इसके आगे और भी केसेस में लिख दूंगा। H2SO4 सल्फेट से सॉल्व करेंगे। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, तो 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3। sp3 की बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब आइडियल ज्योमेट्री। sp3 की आइडियल ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताओ, सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे, 4। साइड एटम भी 4, तो इसका मतलब लोन पेयर नहीं आएगा। और अगर लोन पेयर नहीं आए तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही यहां टिक कर रहा हूं, मतलब वो सेम ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ टेट्राहेड्रल कैसा होगा डायग्राम, 3D में बताओ, इसे हाथ से ही बताओ कैसा होगा टेट्राहेड्रल, सोचो, इमेजिन करो। ये सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो अपन लिख देंगे नॉन प्लेनर। इमेजिनेशन चलना चाहिए बेटा इसमें, इमेजिनेशन करेंगे तो चीजें इजीली समझ में आ जाएगी, ये कंडीशन है। बाकी आप खुद अभी यहां सॉल्व करेंगे, पहले तो बस ये लिख लें, ये 7 केसेस लिखे, इसके आगे केस में अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं।
कर लिया नोट डाउन बेटे ये? ठीक है, अभी इसके बाद और क्या क्या केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। 7 के बाद और क्या केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी केसेस हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना, ये सारे केसेस आपके सिलेबस के मॉलिक्यूल्स हैं और इन पे कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही चुका है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। अगला सपोज नेक्स्ट आपको दिया H3O प्लस, नेक्स्ट आपको दिया NH2 माइनस, उसके बाद दिया गया बेटा NH4 प्लस। ये जितने भी केसेस लिखे हुए हैं इनमें से ध्यान से देखिएगा, ये जो 21, 22 और 23 है ना, इनको सॉल्व करने के लिए आपको हाफ बी प्लस है माइनस सी प्लस है काम नहीं आएगा। कौन काम में आएगा बेटा? स्ट्रक्चर आता हो। ठीक है, SiO2 का स्ट्रक्चर अपन बना चुके हैं पहले ही VBT के अंदर, तो इसका काम आएगा। खैर इसको आप चाहें तो अभी छोड़ भी सकते हैं। इनके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना होगा। I3 प्लस है, I3 माइनस है, 3 आयोडीन है, तो इनमें से एक आयोडीन आपका सेंट्रल और 2 आयोडीन क्या रहेंगे? साइड एटम। और चार्ज आपको पता है प्लस पे, मतलब सेंट्रल पे लेना है या साइड पे लेना है या क्या पॉसिबिलिटीज है, वैसे आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 26 नंबर पे एक और केस लिख लेंगे NO2 प्लस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, खासकर बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन में काम आता है। NO2 प्लस, NO2 माइनस वगैरह इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस है, ये आपका होमवर्क है, कल सॉल्व करके ले आएंगे। इनमें से मैं कुछ कुछ केसेस आपको बता दूंगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है I3 प्लस I3 माइनस, एक दो रैंडमली कोई केसेस में बता दूंगा, तो आप सॉल्व करके ले आए इसको, ताकि डिस्कशन जल्दी हो सके। ठीक है, बाकी फिर इसके आगे अपने को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन और पी पाई डी पाई बॉन्ड्स क्या कितने होते हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले।